जब भारत विज्ञान की विजय का महोत्सव मनाएगा, क्योंकि हिंद का मस्तक ऊंचा करने वाला चंद्रयान चांद के सफर पर है और इंतजार अब बस उस शुभ मुहूर्त का है जब 140 करोड़ देशवासियों के सपने के साथ चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। इसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रहलाद रामराव, जो डीआरडीओ के फॉर्मर साइंटिस्ट हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण.com से बात करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे चंद्रयान 3 की वो सारी डिटेल जानना चाहूंगा। 140 करोड़ देशवासियों का सपना क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे बातचीत के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बताइए सर, मन में सवाल कई तरह के हैं क्योंकि चंद्रयान 3 से 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें जुड़ी हैं। मगर सबसे पहले हम इस बात से शुरुआत करेंगे कि आखिर दक्षिणी ध्रुव जो जिस पर इतना फोकस है शुरुआत से ही इसरो का, आईएसआरओ का, और पूरे देश और दुनिया की नजर इसी दक्षिणी ध्रुव पर है, तो इसमें ऐसी क्या खासियत है कि इसी जगह को चुना गया? देखिए, जो चंद्रयान हमारा पहले, ये तो आपको मालूम है, ये तीसरा एफर्ट है। पहला एफर्ट में थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए अभी अ, उसका पूरा रिव्यू किया गया है इसरो में। और क्या क्या कमी थी उसके बारे में बहुत बातचीत हुई है। हमने भी मिले मिले हैं वो सोमनाथ जी से, वो चेयरमैन है इसरो का। उन्हें जी सर। बताया कि ये जरूर हम चांद के ऊपर हम अभी उतरेंगे, अभी देखेंगे कि चांद के ऊपर क्या है। आपको मालूम होगा कि इंडिया ने पहला देश है जो बताया है कि चांद पे ऊपर पानी है। कोई नहीं बताया था। तो मतलब हम कब चांद के बहुत करीब है। अभी इसके पानी है तो उसमें हीलियम है, और चांद में और पता नहीं क्या क्या मिनरल हो सकता है, मिल सकता है। ये जांच करना है। इस बार हमको बहुत उम्मीद है। इसरो वाले ने, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। रिव्यू बहुत किया गया है, और इससे हमको बहुत कॉन्फिडेंस है कि 23 शाम को हमारे जो लैंडर है वो चंद्रमा के ऊपर जरूर उतरेगा। इसलिए हम बहुत इसके इंतजार कर रहे हैं। और इस बार चांद के ऊपर बहुत हल्का स्पीड से उतरेगा। लास्ट टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए गड़बड़ हो गया था। अभी बहुत उसके लिए बहुत क्या क्या टेक्निकल जरूरी काम करना है करके इसरो वाले ने वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर आपने सर यहाँ पर एक जिक्र किया कि जो चांद पर है वो इस बार जो चंद्रयान है वो स्लो स्पीड से उतरेगा। तो पिछली बार चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश नहीं की गई, या फिर चंद्रयान 3 में ऐसा क्या लगाया गया है कि उसमें सॉफ्ट लैंडिंग हो सके? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, उसने जो स्पीड किए उन लोगों ने, जो साइंटिस्ट लोगों ने किया गया था, वो वो स्पीड उतना नहीं, कम नहीं हुआ, तो ज्यादा हो गया। ज्यादा होने से उसको क्या क्या मतलब है, ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शन बहुत कम था लास्ट टाइम, अभी ऑप्शन ज्यादा है। फर्स्ट है तो स्पीड कम करने के लिए एक्स्ट्रा थ्रस्टर लगाया है, वो नीचे उतरेगा बहुत कम स्पीड से। बहुत मेहनत किया है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब चांद उतरने की कोशिश, चांद के ऊपर वो लैंडर उतरने की कोशिश करेगी, तो देखेगी पिक्चर कैसा, जगह कैसा है, हम उतर सकते हैं कि नहीं। वो अब वो डिसीजन लेगा वो मून लैंडर। समझिए, उधर उनको पता लगा मून लैंडर की ये जगह ठीक नहीं है, तो अल्टरनेट जगह ढूंढ सकते हैं। मतलब ये जगह ठीक नहीं है, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं जाके उतर सकता है। ये प्रोविजन लास्ट टाइम नहीं था। जहां उतरना था वहीं जाना था, जो जहाँ कितना भी स्पीड हो उधर ही जाना था। अभी इसरो साइंटिस्ट ने ये अभी बहुत सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों किया है कि जहाँ उतरने वाले हैं उतरने के पहले देखेंगे वो जगह ठीक नहीं है, तो आगे जाना है कि पीछे आना है, तो लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है। उसी हिसाब से वो मून लैंडर घुमाएगा फिर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, तो जो रिस्क है बहुत कम हो गया। तो हमको उम्मीद है कि जरूर इस बार हमारे मून लैंडर विक्रम उधर उतरेगा,
हम देखेंगे उधर क्या चीज है नजदीक। बिल्कुल इस बार मान सकते हैं कि कामयाबी की गारंटी जो है वो 100% है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि इस बार लैंडर चांद की सतह पर आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। मगर सर यहाँ पर सवाल एक और खड़ा होता है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत ही वो देश था जिसने पूरी दुनिया को बताया कि चांद पर पानी मौजूद है। मगर चांद पर पानी तो मिल गया, वहां पर अब जीवन की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कि चांद के ऊपर अभी जहाँ पानी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पानी की जरूरत है। पानी है तो अभी साइंटिस्ट वाले ने ये कह सकते हैं कि चांद के ऊपर अभी हमको ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, ये तो हो जाएगा नंबर वन। नंबर टू है उधर हीलियम होगा। हीलियम है तो हीलियम और हाइड्रोजन और वाटर तीनों है तो हमारे यहाँ से जाके वहाँ रह सकते, देख सकते। अभी बहुत सारे देशों ने अभी मार्स और मून दोनों का जिक्र कर रहे हैं। नहीं तो मार्स में जाना उधर आज नहीं तो देखिए 50 साल के बाद हम मार्स के ऊपर जाके रह सकते हैं क्या, और चांद के ऊपर जाके रह सकते हैं क्या, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नया नई चीज हम देख सकते हैं उधर, नई चीज हम कर सकते हैं। साइंटिस्ट मटेरियल्स एनर्जी, एनर्जी के बारे में अभी एनर्जी देखिए। अभी भूग्रह में एनर्जी तो लिमिटेड हो गया है। अभी चांद के ऊपर एनर्जी शायद मिलेगा, वो एनर्जी से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नया नया मटेरियल ढूंढ सकते हैं। वो बहुत सारे कर सकते हैं जो भाई, हाँ हीलियम है, हाइड्रोजन है और सोलार एनर्जी है, मतलब वो और पानी है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है। आप क्या बोलते हैं, नया साइंटिस्ट वाले ने नई नई चीज करेंगे, पता करेंगे, लगाएंगे और इक्विपमेंट जो चाहिए हम उधर यहाँ से ले जाएंगे, वहां रह सकते हैं। और वहां भी हम एक मतलब एक इंडस्ट्री रख सकते हैं, एक इंडस्ट्री जहाँ हम जो जहाँ वहां हम जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। सर जब चंद्रयान 3 का जिक्र आता है तो एक जिक्र और दिमाग में आता है, वो है रशिया का जो विमान है, यान है हाँ, लूना रॉकेट। 25। उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि रशिया ने चूंकि हमसे बाद ये विमान छोड़ा, लूना 25 जो उसका विमान था वो हमसे बाद गया। अब वो चंद्रमा की सतह पर कब लैंड करेगा, और क्या चंद्रयान 3 और लूना 25 में आपस में कोई टक्कर हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? ये टक्कर से नहीं मार देंगे। क्या हुआ आगे, क्या हुआ है, ये रशियन का रॉकेट है ना, उसका ये एफिशिएंसी मतलब पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है उसका। प्रोपल्शन जो बोलते हैं उसका थ्रस्ट ज्यादा है और ज्यादा समय तक वो बर्न कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, हमको चांद्रमा के पास जाने के लिए थोड़ा ऊपर गया, फिर एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, हर ऑर्बिट में हम भूग्रह से दूर जा रहे हैं, हर ऑर्बिट में दूर जा रहे हैं। लेकिन रशियन रॉकेट का पावर इतना है तो एक ही बार वो सीधा और मून का वो ऑर्बिट में वो पहुंच सकते हैं। तो वो जल्दी पहुंच सकते हैं मून के पास। हम आराम से हर एक ऑर्बिट में रेस करके पहुंचते हैं। हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं अभी, उन्होंने कम टाइम लेंगे। और उनका लैंडिंग का जगह अलग है, हमारा लैंडिंग का जगह अलग है। वो कोई टक्कर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम हम इंडिया चीना रशिया भाई भाई है तो हम दोनों जाएंगे उधर, शायद मिलेंगे उधर जाने के बाद दोनों रैंडर्स। पर दूसरा एक दूसरे को देख सकते हैं, वो हमारा उम्मीद है। बिल्कुल सर, उम्मीद दोनों से ही है कि दोनों चांद पर सफल लैंडिंग करें, क्योंकि जो भी और हो, जो भी वो डिटेल्स होंगी वो शेयर करेंगे, वो इसरो से भी शेयर होगी और रशिया से भी शेयर होगी, और चाहे हम नासा की बात करें। मगर एक सवाल यहाँ पर और खड़ा होता है, जब हम बजट देखते हैं, चंद्रयान चाहे 2 का बजट की बात करें या चंद्रयान 3 के बजट की बात करें, ये दूसरे देशों के जो विमान होते हैं, यान होते हैं, उनके मुकाबले ये काफी कम होता है। क्योंकि हमने देखा चंद्रयान 3 का बजट जो है वो 625 या फिर 615 करोड़ के आसपास ही सिमट कर रह गया, जबकि लूना 25 के अगर हम बजट की बात करें वो 1,000 करोड़ के पार जाता है। या फिर नासा का कोई दूसरा यान होता है, उसका बजट भी 1,000 करोड़ के पार चला जाता है। तो ये इतना बड़ा अंतर कैसे? एक ऐसे है कि हमने ज्यादा दिमाग लगाया है, कम पावर कम लगाया है लेकिन दिमाग ज्यादा लगाया है। तो कम पैसे से हमारा ये
भारत का यही है कि जो चीज हम भारत में कर रहे हैं हमेशा दुनिया से कम, जो R&D जो भी है, आप रॉकेट देखिए, मिसाइल देखिए, रडार देखिए, कुछ भी देखिए, इवन हमारा जो सोशल मीडिया देखिए, और ये जो भी हम करते हैं हमेशा हमारा बजट कम रहता है, लेकिन हम दिमाग ज्यादा लगाते हैं और उसी बजट से हम कैसा पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना है, जो भी अब टेक्निकल हो या कमर्शियल हो या सिविल हो। अभी देखिए, अभी मोबाइल देखिए, मोबाइल का हमारा बिल सब दुनिया में बहुत कम पैसे से हम बात कर सकते हैं और डेटा भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा हमारा लो बजट है हमारा, जो भी है, लेकिन दिमाग ज्यादा लगा। हम शायद लेट आते हैं लेकिन बहुत कम पैसे से जाएंगे, बहुत एफिशिएंसी से करेंगे, और दुनिया को दिखाएंगे कि सिर्फ पावर और पैसा नहीं, दिमाग का भी बहुत असर होता है। बिल्कुल, यही हमारा भारत की स्पेशलिटी है, हमारा तकनीक काफी स्पेशलिटी है उन्नत है। हमारा इंटेलिजेंस को कम कर। हाँ, बताए। बिल्कुल, भारत की तकनीक की बात करें या वैज्ञानिकों के दिमाग और सोच की बात करें, काफी उन्नत है। मगर एक खबर और सामने निकल कर आती है कि चांद के बाद अब इसरो सूरज पर जाने की तैयारी में है। हालांकि सूरज पर जाने की तैयारी में नहीं, पर सूरज तक यान पहुंचाने की तैयारी में है। उस पर क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, सबको ये इंटरेस्टिंग चीज होता है कि सूरज में क्या हो रहा है, इतना ऊर्जा उधर जनरेट हो रहा है, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उधर से एनर्जी आ रहा है हमको, पूरा हमको भूग्रह में जो भी एनर्जी है, आप प्लांट्स को देखिए, पानी को देखिए, और मिनरल्स को देखिए, कुछ भी उसका ओरिजिन है सूरज, सूर्य जो बोलते हैं सूरज भगवान बोलते हैं। हम पुराने सनातन धर्म से ये देख रहे हैं कि सूरज इज द ओरिजिन ऑफ ऑल एनर्जीज, ऑल रिसोर्सेज। तो हम सूरज के ऊपर तो नहीं जाएंगे, नजदीक जाके देखेंगे क्या हो रहा है, इतना एनर्जी कैसे जनरेट हो रहा है कंटिन्यूअसली फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो उधर फ्यूजन हो रहा है सूरज के ऊपर सरफेस में, ये कैसा हो रहा है उसको समझ में आ गया। तो उसी को हमने भूग्रह में कम पैसा में हमारा दिमाग लगा के सूरज में जो हो रहा है फ्यूजन, हम यहाँ कर सकते हैं क्या, कम कम पैसे में, कम एनर्जी में, कम टेम्परेचर में कर सकते हैं क्या, इसका हिसाब कर सकते हैं हम। शायद कोई ऐसा आइडिया आ गया तो हम सूरज के ऊपर जो फ्यूजन हो रहा है हम जमीन के ऊपर भी कर सकते हैं, ये हमारा उम्मीद है। और काफी मेहनत कर रहे हैं इसरो वाले सब लोग। एंड हम तो देखिए, आप देख रहे हैं ये भारत से जो सोच रहे हैं, हम सब लोग बोलते हैं मून है, हम क्या बोलते हैं चांद्रमा है, तो हमारा जो आइडिया है वो अलग है। सब लोग बोलते हैं सन है, हम बोलते हैं सूरज है, सूरज भगवान होता है, उधर ऊर्जा होता है, उधर से हमको शक्ति मिलती है, उधर से हमको क्या है, पूरा भूग्रह में जो भी हो रहा है वो सूरज का असर से हो रहा है, ये हमारा आइडिया होता है। बिल्कुल, हम उम्मीद कर सकते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का जो सपना है और इसरो से उम्मीदें हैं कि सूरज से भी कुछ खास निकलकर सामने आएगा, वो पूरी होंगी। मगर फिलहाल इंतजार है 23 अगस्त के उस क्षण का, जिस वक्त भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सर, एक बार और मैं सॉफ्ट लैंडिंग का आपसे सही मतलब समझना चाहूंगा कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी कैसे, क्योंकि आखिर के जो 15 मिनट है वो सबसे अहम बताए जा रहे हैं, जिस वक्त चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग में इस बार ऐसी क्या आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं जो चंद्रयान 2 के मुकाबले और ज्यादा विकसित हैं और ज्यादा नई तकनीकें हैं? हाँ, पहला है जो हमारा वो थ्रस्टर के ऊपर, उसका थ्रस्टर का कैपेसिटी बढ़ा दिया है, मतलब जितना थ्रस्ट चाहिए उतना हम जब लूनर लैंडर, मून लैंडर तो नीचे आएगा, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, कम करने के लिए एक थ्रस्टर, दो थ्रस्ट में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट करना पड़ता है, जब नीचे आते हैं थ्रस्ट ऊपर जाता है, और वो थ्रस्ट का वो वैल्यू बढ़ा दिया, मतलब उसको बहुत हल्का से हल्के स्पीड से नीचे आएगा। और दूसरा है जब ये नीचे आ रहा है वो
उसका जो लैंडर है उसको देखेंगे लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो उनके अलग थ्रस्टर्स होते हैं। वो थ्रस्टर से जहाँ लैंड करने से बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ पत्थर नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं होता है। तो थोड़ा लेफ्ट जा रहा है तो थ्रस्टर ऑन करके लेफ्ट जाएंगे, राइट जा रहा है तो राइट जाएंगे। वो वो कंडीशन में क्या होता है, तो उसके लिए लैंडर के ऊपर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है। उसमें से हर एक मीटर, हर एक सेंटीमीटर हम ज्यादा ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड कर सकते हैं। उसका सॉफ्टवेयर है, और वो पूरा एम्बेडेड है। मतलब हम भूग्रह से कुछ नहीं कर सकते, जो भी होता है सिर्फ कंप्यूटर में। जब हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हिसाब से, और वो ऑप्टिकल पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर देख के उसके हिसाब से आप जब नीचे जा रहे हैं, आप समझिए आप एक पायलट है, आप हाथ में ये है क्या है, ये पैराचूट है। जब पैराचूट से एक पायलट नीचे आता है ना, वो हमेशा वही देखता रहता है, वहां कहाँ मैं लैंड होऊंगा, कहाँ पत्थर है तो आगे जाएगा पीछे जाएगा, स्पीड कम मारे तो ये पैराचूट को एडजस्ट करेगा, उसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तब कहता है वो स्लोली आराम से आके नीचे जंप करेगा। इसी हिसाब से जो एक पैराचूट पे एक आदमी बैठ के करता है, उसी सॉफ्टवेयर में अभी अंदर एम्बेडेड किया गया है। मतलब लूनर लैंडर एक पायलट जैसे देख के आराम से नीचे लेफ्ट राइट करके आराम से बैठेगा। This is the whole theory is just like a pilot landing using a parachute on a surface. The moon lander will land using the intelligence system, software, inertial navigation, opto system. It will land slowly and steadily. And हमारा उम्मीद है कि पूरा सॉफ्टवेयर, आप ये सॉफ्टवेयर को क्या होता है आपको मालूम होगा। जी सर। जब भी सॉफ्टवेयर करते हैं, जब भी हार्डवेयर करते हैं, हम करते हैं व्हाट इज नोन एज फेल्यूर मोड सिमुलेशन। मतलब क्या क्या फेल हो सकता है। तो क्या करें, एक हमारा हम बैठ एक कमिटी बैठेगा, एक बोलेगा अभी तुम बताओ भाई इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। तो हर एक साइंटिस्ट अपने हिसाब से जो मिस्टेक हो सकता है, जो फेल हो सकता है लिस्ट करेगा। जब सब मेंबर्स ने लिस्ट किया, वो उसको लिस्ट बना के अच्छा अच्छा भाई समझो ये हो गया, तो उसके लिए हम उसके जवाब क्या होता है, हर एक प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम लिस्ट करो, बाद में हर एक प्रॉब्लम को जवाब दो। ये वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में है क्या, उसको बोलते हैं फेल्यूर मोड सिमुलेशन। उसको इस बार इसरो ने बहुत डिटेल काम किया है, महीनों काम किया है। फेल्यूर मोड उसको प्रेडिक्ट करना, उसका जवाब फाइनल करना, और बिल्कुल सिमुलेशन करके देखना कि जो हमने, मतलब हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है जिससे वो खराब हो सके। ये बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल। इस बार उम्मीद करते हैं कामयाबी की गारंटी 100% है, क्योंकि 4 लाख किलोमीटर दूर से वैज्ञानिक सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे मिशन पूरी तरह से कंप्यूटराइज होते हैं। मगर सवाल एक यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि लैंडिंग से पहले के वक्त जो हमने एक और घटना देखी 17 अगस्त की, अगर हम बात करें बीते दिन की, जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर अलग अलग किए गए, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या वहीं पर ही चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहेगा, या फिर उस वहीं पर नष्ट होगा? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो उधर ही अभी वापस तो नहीं आ सकता, वापस तो नहीं आ सकता। उधर ही उसको, उसके लिए कुछ इंतजाम किया है कि वो जल्दी नीचे आके, मतलब चंद्रमा के गिर जाएगा। उसके लिए जो साइड वो प्रोपल्शन मॉड्यूल्स होता है, आपको मालूम होगा कि हमारा रॉकेट भी आजकल वो सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद उसको हम डिविएट कर सकते हैं, डिविएट करके जल्दी जी जमीन पे आके गिरना, उधर ही लटकते नहीं रहना। इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों किया है रॉकेट के लिए। ये चंद्रमा के सरफेस के ऊपर भी वैसे ही कर रहे हैं। मतलब जब नीचे आ रहा है तो उसको जल्दी नीचे सेफ जगह नीचे पहुंच जाना, उसके लिए उसको पूरा इंटेलिजेंस जो चाहिए वो रॉकेट में है। मतलब मून लैंडिंग सिस्टम में है, और नेविगेशन है,
कंट्रोल है, प्रोपल्शन है। सिर्फ सॉफ्टवेयर इसमें इस बार मतलब एम्बेडेड किया है। उसके हिसाब से वो घूमता नहीं रहेगा, जल्दी आके नीचे गिर जाएगा, वापस तो नहीं आएगा जमीन पर, उधर ही रहेगा। और जब ये पूरा लैंडर उधर उतरेगा, पूरा दुनिया मतलब 360 डिग्री कैमरा बूथ दिखेगा, वहां कुछ दिखने से पता लगेगा कि नजदीक में कुछ है क्या। हम सब देखेंगे इधर बैठ के, हम जमीन पे बैठ के, कि चंद्रमा के जो लैंडर लैंड हो गया उसके पूरा 360 डिग्री और ऊपर नीचे क्या क्या रह गया है, उसका जरूर पिक्चर आएगा हमको। हम सब देखेंगे, अब पता लगेगा कि क्या क्या है उधर। हम जैसे हम उधर ही पहुंच गए हैं ऐसा हमको लगेगा। बिल्कुल, हमारे और आपके साथ साथ सर 140 करोड़ देशवासियों को भी उस क्षण का इंतजार है जिस वक्त चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मगर एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं आपसे ये करना चाहूंगा, जो मेरा सवाल है और साथ ही और भी मेरी पूरी टीम का और पूरे देशवासियों का सवाल है कि 23 अगस्त को क्या वक्त होगा उस समय जब भारत का ये चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसका एक कोई तय वक्त है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बीच में ये वहां पर लैंड कर सकता है? Approximately between, say, I should say around 7 p.m. Between 6:30 to 7:30 p.m. We all have to be watching. If ISRO decides to show live, this last time they planned, if they show live, then हम बैठ के घर में बैठ के देखेंगे। 23rd इवनिंग शाम को 6 बजे से बैठे रहेंगे टीवी के सामने, देखेंगे क्या हो सकता है। तो ये सरकार और इसरो डिसाइड करना है कि पूरा लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो हम सबको मिलेगा, नहीं तो बाद में देखना। बिल्कुल, हमारे और आपके साथ साथ पूरी दुनिया देखेगी और उस वक्त विज्ञान की विजय की जय जयकार पूरी दुनिया में होगी और भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने के लिए तैयार है। अब बस इंतजार है तो शुभ घड़ी की 23 अगस्त का वो दिन, हम भी तैयार हैं और आप भी उसके लिए तैयार रहिए। हम सभी दर्शकों से कहते हैं कि 23 अगस्त को दिन भर बने रहिए जागरण.com के साथ। जागरण आपको हर एक रिपोर्ट दिखाएगा चंद्रयान से जुड़ी और चंद्रयान की लैंडिंग से जुड़ी। हम लाइव तस्वीरें देखेंगे, आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए और हम भी यहां से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर प्रहलाद रामराव, जो डीआरडीओ के फॉर्मर साइंटिस्ट है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का सपना 23 अगस्त को पूरा होगा। धन्यवाद सर।